नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक श्रीवास आपका हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स का सबसे पहला लेक्चर होगा ये और ये लेक्चर 12th क्लास के लिए है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे किसके बारे में? हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम समझेंगे हिस्ट्री क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है और इसकी शुरुआत हम कुछ क्वेश्चंस के साथ करेंगे। चलिए, तो हम इस लेक्चर को चालू करते हैं। जानते हैं कि इतिहास है क्या? सबसे पहले इतिहास का अर्थ क्या होता है? इतिहास का अर्थ होता है जानना। हम इन शॉर्ट में बात करें, शॉर्ट एंड स्वीट में बात करें, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री का मतलब हम क्या कह सकते हैं? जानना, किसी चीज़ को जानना। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या हर चीज़ जो बीत चुकी है, क्या वो इतिहास कहलाती है? जैसे जनरली आमतौर पर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जो बीता हुआ है, वो सब क्या कहलाता है? हमारा इतिहास कहलाता है। टेक्निकली अगर देखें, हर बीती हुई चीज़ इतिहास नहीं कहलाती है, तो फिर इतिहास क्या कहलाता है? हर बीती हुई चीज़ जिसके बारे में हमको उसकी जानकारी के कोई ना कोई सोर्सेस हमारे पास हों, कोई भी एविडेंसेस हमारे पास हों, कोई भी अवशेष हमारे पास हों, जिनसे हमको उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, तब वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो सही मायने में इतिहास का अर्थ यही है। आगे मेरी बात समझ में? चलो, तो हम बात करते हैं किसकी? हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री जो वर्ड है, हिस्ट्री वर्ड की जो उत्पत्ति मानी जाती है या इसका ओरिजिन जो माना जाता है, वो कहाँ से माना जाता है? ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से माना जाता है या फिर लैटिन भाषा से भी इसको मान लिया जाता है। आगे बात समझ में? तो हिस्ट्री जो शब्द लिया है, ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है। अगर ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया का अगर हम मतलब पता करें तो इसका मतलब ही क्या होता है? जानना। एक व्यक्ति हुआ करते थे हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे पहले अपनी एक बुक लिखी, क्या? हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका बुक में इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया? इतिहास के बारे में बताया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इसीलिए इनको इतिहास के जनक के नाम से भी जाना जाता है। ये आप बगल में हेरोडोटस की इमेज देख सकते हो। हेरोडोटस एक इतिहासकार होने के साथ-साथ एक फिलॉसफर यानी दार्शनिक भी हुआ करते थे और एक जियोग्राफिस्ट भूगोलविद भी हुआ करते थे। इनका योगदान आप भूगोल में भी पढ़ोगे। जब आप हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन करोगे, तब भूगोल के भीतर आप इनके योगदान के बारे में जानोगे। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हिस्ट्री को जानने के लिए या उसका पता करने के लिए या उसकी जानकारी करने के लिए हमारे पास सोर्सेज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं कि हिस्ट्री के सोर्सेज़ क्या होते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत की बात करें तो अलग-अलग स्रोत होते हैं हमारे पास इतिहास से संबंधित। तो सबसे पहला जो स्रोत होगा हमारा या फिर जो सबसे पहला सोर्सेज़ होंगे वो क्या कहलाएँगे? हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ कहलाएँगे। ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ में हम किसकी बात करेंगे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ में हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फॉसिल्स की, फिर इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, स्टैच्यू। इन सब के आधार पर आप क्या कर सकते हो? इतिहास का अध्ययन कर सकते हो। यानी ये कहीं न कहीं क्या है? सोर्सेज़ हैं एक प्रकार से। मैंने बोला फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, मॉन्यूमेंट्स, इमारतें, कॉइन्स, सिक्के, स्टैच्यू, ये सारे के सारे वर्ड से आप कहीं न कहीं इन सारे के सारे वर्ड्स को आप कहीं न कहीं आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। आगे फिर ये बात समझ में? तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ कहलाते हैं। चलिए, आगे हम दूसरे सोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं। अगले होते हैं हमारे कौन से? लिटरेरी सोर्सेज़। ये लिटरेरी सोर्सेज़ हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिलीजियस सोर्सेज़ और एक होते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेज़। रिलीजियस सोर्सेज़ में हमारे कौन से होंगे? जैसे महाभारत। महाभारत से हमको अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नॉन रिलीजियस में कौन-कौन से होंगे? भई अर्थशास्त्र लिखा गया किसके द्वारा? चाणक्य के द्वारा। इससे हमको अच्छी खासी अपने इतिहास के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है ना? किसी शासक का कोई भी उसकी ऑटोबायोग्राफी होगी, उससे भी हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है, जैसे हर्षचरित, है ना? बाबर का बाबरनामा, इस प्रकार से है ना? पंचतंत्र, ये अलग-अलग प्रकार के जितने भी नॉन रिलीजियस सोर्सेज़ हैं, इनसे भी हमको किसकी जानकारी प्राप्त होती है? इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अगला हमारा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स, यानी हिंदी में बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा? विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री क्या थे? एक देश से दूसरे देश में यात्रा किया करते थे और जो भी उनको किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश के कल्चर, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ का ट्रेडिशन के बारे में लिखना होता था, उसको अपनी एक पुस्तक में पूरा का पूरा विवरण के तौर पे लिखा करते थे और वही जाकर के एक समय के बाद क्या बन गया? सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन गया। इसे देख सकते हो यहाँ पर किसको बताया गया है?
भाई यहाँ पर बताया गया फाहियान को। फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। इन्होंने कई वर्षों तक भारत की यात्रा की और भारत के बारे में उन्होंने कई सारी चीजों को बताया। यहाँ पर इब्न बतूता के बारे में बताया गया है। इब्न बतूता ने अपनी एक बुक लिखी थी रहला, इसी को सफरनामा कहा जाता है। इब्न बतूता ने बताया कि भारत के लोगों को तालाब और कुआं बनाने का बहुत अच्छे से ज्ञान है। तो इस प्रकार से इब्न बतूता के साथ साथ और भी इब्न बतूता फाहियान के साथ साथ और भी विदेशी यात्री भारत आए जिन्होंने अपना अपना विवरण दिया भारत को लेकर के। चलिए आगे हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसमें बच्चों को ज्यादातर समस्या रहती है। इसमें हम किसकी बात करेंगे, हाउ टू यूज ईयर्स इन हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में हम ईयर्स को किस प्रकार से यूज करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं किस प्रकार से। आज की डेट में बात करें, आज जो आप अपने घरों में कैलेंडर देखते हो वो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर भी किस पे आधारित है, इस वाली लाइन पर आधारित है कहीं ना कहीं। तो हम देखते हैं कैसे। अब जो ईयर आज आप देख रहे हो 2025, उससे पहले कभी ना कभी जीरो भी रहा होगा। तो जीरो पे हम क्या मानते हैं, जीसस क्राइस्ट का जन्म मानते हैं, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म जीरो पे हुआ। वास्तविक तौर पे मैं बताऊं तो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं वो 7 एडी को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे या फिर अधिकतर इतिहासकारों का ये मानना है कि इनके जो वर्थ ईयर है उसके बारे में हमको कंफर्म जानकारी नहीं मिलती है। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद देखने के लिए मिलता है इतिहासकारों के बीच में। आगे हम बात करते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद 100 आया होगा, 500 आया होगा, 1000 आया। आज हम क्या देख रहे हैं, 2025 देख रहे हैं। कल हम 2026 देखेंगे। ऐसे ही आगे समय चलता जाएगा। जन्म के बाद है तो जन्म के पहले भी होगा कहीं ना कहीं। तो जन्म से पहले 100 भी हुआ होगा, 500 भी आया होगा, 1000, है ना, 2500, या फिर मैं बात करूं अनिश्चित काल तक इसी प्रकार से चलता जा रहा होगा या फिर जा रहा है या फिर जाएगा अभी, ठीक है। चलो, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जितने भी ईयर होंगे उनमें हम आगे क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे। यानी यहाँ पर 2025 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले जितने भी ईयर होंगे वहां पर हम क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे, बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे, ठीक है। एडी हम जनरली इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन बीसी को हमको इंडिकेट करना होता है क्योंकि हम उनके जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। आगे मेरी बात समझ में, इसी बीसी को बीसी बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। यहाँ पर क्राइस्ट हो गया, इसको आप करेक्ट कर लें। और एडी को हम क्या कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। एनो डोमिनी का अर्थ ही क्या होता है, वर्थ ईयर ऑफ क्राइस्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉमन एरा कहते हैं। आगे बात समझ में, यानी मैं बोलूं आपसे कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद आप किसका यूज करोगे, एडी का यूज करोगे या फिर आप सी का यूज करोगे। जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले आप किसका प्रयोग करोगे, बीसी का प्रयोग करोगे या फिर आप बीसीई का प्रयोग करोगे। आगे मेरी बात समझ में। तो अब यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को इस चीज को लेकर कि कब मुझको एडी यूज करना है, कब मुझको बीसीई यूज करना है। आगे बात समझ में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा टॉपिक आगे हम बात करेंगे किसकी, अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अब इस इंडियन हिस्ट्री को हमने क्या किया है, स्टडी करने के लिए इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इसी को प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। फिर हम मेडिवल इंडिया की यानी मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे, इसको मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। फिर हम किसकी बात करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे यानी आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री को देखेंगे। इस एंशिएंट हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में हमने क्या कर रखा है, बांट रखा है। इसके अलग अलग पार्ट्स के सब पार्ट्स भी देखेंगे और धीरे धीरे इसको अच्छे से समझते जाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें एंशिएंट हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। एक होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। अब सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है फॉसिल्स, इस फॉसिल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखिए, ये इमेज हमने कहाँ से ली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ली है। यहाँ पर एक आपको स्केलेटन दिख रहा है और इस स्केलेटन के पीछे आपको कुछ घड़े टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। यानी फॉसिल्स क्या होते हैं, जो भी आपके पास रिमेन्स या भी जो भी इंप्रेशंस रिमेन्स, जो भी अवशेष आपके पास बचे हैं किसी चीज को लेकर के, वही हमारे क्या कहलाते हैं, फॉसिल्स कहलाते हैं। अच्छा, ये इमेज हमने सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से ली है। तो इसमें मैं आपको एक अच्छा फैक्चुअल चीज बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ये मानना था कि इंसान की मृत्यु के बाद वो दूसरी जीवन में जाने के लिए एक यात्रा करता है, और वो यात्रा एक बहुत लंबी यात्रा होती है। इसके लिए कुछ खाना साथ में रखा करते थे ताकि वो भूखा ना रहे। यानी वो यात्रा करके दूसरे अपने जीवन में जाएगा
है ना, कहीं और जाकर के जन्म लेगा। उस बीच में उसको जो भी भूख लगेगी उसके लिए क्या रखा करते थे, खाना रख दिया करते ताकि वो खा पी सके और अपनी दूसरी दुनिया में एंटर कर सके इस प्रकार से। चलिए तो हम देखते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इस प्री हिस्टोरिक पीरियड को स्टडी हम किसके बेसिस पे करते हैं, फॉसिल्स के बेसिस पे करते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की हम स्टडी किसके बेसिस पे करते हैं भाई, यहाँ पे हमको फॉसिल्स तो मिलती हैं, फॉसिल्स के साथ साथ हमको रिटर्न सोर्सेज मिलते हैं, लेकिन इन रिटर्न सोर्सेज को हम पढ़ नहीं सकते, इनकी सिर्फ तो अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं ना, समझ सके हैं। अगला हमारा होता है क्या, हिस्टोरिक पीरियड। इस हिस्टोरिक पीरियड में हम फॉसिल्स की स्टडी तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ हमको रिटर्न सोर्सेज भी मिलते हैं, और इन रिटर्न सोर्सेज को हम बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनसे हमको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए अभी हमने कौन सा देखा, एंशियंट। अभी हमने देखा एंशियंट हिस्ट्री को हमने 3 अलग पार्ट्स में बाँटा। अब इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है एंशियंट हिस्ट्री में, तो प्री हिस्टोरिक सबसे बड़ा पार्ट है, तो हम प्री हिस्टोरिक पार्ट को अलग-अलग भागों में बाँटेंगे। तो प्री हिस्ट्री को हमने डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक होता है हमारा स्टोन एज, दूसरा होता है हमारा कॉपर एज। स्टोन एज को हिंदी में क्या कहा जाएगा, पाषाण युग कहा जाएगा, और वहीं कॉपर एज को क्या कहा जाएगा, ताम्र युग कहा जाएगा। अब स्टोन एज, कॉपर एज में सबसे बड़ी कौन सी, स्टोन एज। तो स्टोन एज को भी फिर हमने अलग-अलग पार्ट्स में बाँटा ताकि हम इसकी आसानी से स्टडी कर सकें। इसमें हमारा सबसे पहला क्या होगा, पैलियोलिथिक एज। कौन सी होगी, पैलियोलिथिक एज, जिसका टाइम पीरियड है अनिश्चित काल से लेकर के 8000 बीसी तक। ठीक है, तो पैलियोलिथिक एज को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में पुरापाषाण काल बोलते हैं। इसी पैलियोलिथिक एज में मानव ने क्या किया था, आग का आविष्कार किया था, पत्थरों से रगड़ करके उन्होंने आग का आविष्कार किया। इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने औजार बनाना चालू कर दिया था पत्थरों से। चलो दूसरी होती है हमारी मीसोलिथिक एज। इसको क्या कहा जाता है, मीसोलिथिक को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। 8000 बीसी से लेकर के 4000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है। इसी पीरियड में मानव ने क्या करना चालू कर दिया था, डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया था, यानी पशुओं को पालना वालना चालू कर दिया था। आगे बात समझ में है ना, पशुओं को साथ में रखना चालू कर दिया था कहीं न कहीं। और इसी एज में उन्होंने अपने हथियारों को नहीं, औज़ारों को उन्होंने अपडेट कर लिया कहीं न कहीं, है ना? चलो, नियोलिथिक एज की बात करें, इसको नवपाषाण काल बोला जाएगा। ये 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। नवपाषाण काल में क्या किया, इन्होंने एग्रीकल्चर को चालू किया। एग्रीकल्चर, कृषि करना इन्होंने चालू कर दिया। उसी के साथ-साथ इन्होंने अपने औज़ारों का नवीनीकरण किया, उनको नुकीला किया, उन पे हत्थे वगैरह का प्रयोग करना चालू कर दिया। यानी पहले इनके औज़ारों में हत्थे वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब इन्होंने हत्थे वगैरह लगाना चालू कर दिया और नुकीले कर दिए, नवीनीकरण कर दिया। इसीलिए नियोलिथिक इसको कहा गया, नवपाषाण काल कहा गया। इसका टाइम पीरियड 4000 से 2500 बीसी तक है। अगला कॉपर एज की बात करें तो कॉपर एज का टाइम पीरियड 3000 बीसी से लेकर के 2000 बीसी तक हमको देखने के लिए मिलता है, सिंपल सा। चलो, अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री का कौन-सा पार्ट देखा? इससे पहले हमने देखा था कौन-सा? प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बाद अब अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड को फिर हमने अलग-अलग पार्ट्स में बाँटा, स्टोन एज और कॉपर एज। इसके बाद हम कौन-सा देखेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। कौन-सा देखेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को देखेंगे। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को हमने अब अलग-अलग पार्ट्स में बाँट रखा है। एक तो होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा होता है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन मानी जाती है। इसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसी को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में बसी हुआ करती थी। इसी को अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, यानी शहरीकरण यहीं पे आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले इसका टाइम पीरियड 2000 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक देखने के लिए मिलता है। इस सभ्यता के अंत के बाद सेंट्रल एशिया से आर्यंस इधर आते हैं और एक नई सिविलाइजेशन को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, जिसको वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसी को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता है। इसको वैदिक सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी में आपके वेदास की, यानी आपके वेदों की रचना हुई थी। इसका जो समय रहता है या फिर टाइम पीरियड रहता है, वो 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक माना जाता है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम 2 सिविलाइजेशन की बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसी के साथ-साथ वैदिक सिविलाइजेशन। चलिए, आगे हम बात करते हैं कौन-सा, एंशिएंट हिस्ट्री का थर्ड पार्ट, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जानते हैं। इसका समय काल जो भी रहता है, इसका टाइम पीरियड जो रहता है 600 से लेकर के 712 एडी तक हमको देखने के लिए मिलता है। आगे हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा जो भारत था, जो 16 महाजनपदों में बटा हुआ करता था, उन महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। इधर ही हम रिलीजियस मूवमेंट को देखेंगे, जिसमें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ-साथ यहाँ पर
मगध एम्पायर का क्या होगा, उदय होगा, राइज ऑफ मगध एम्पायर देखेंगे। इसमें अलग अलग डायनेस्टीज को पढ़ना चालू करेंगे, जिसमें हर्यक वंश होगा, शिशुनाग वंश होगा, नंद वंश होगा, मौर्य वंश होगा, शुंग वंश होगा, कर्ण वंश होगा और अंत शातवाहन वंश के बारे में हम इनसे पढ़ेंगे। इसी के साथ एक फॉरेन अटैक देखने के लिए मिलेगा, उस फॉरेन अटैक के बारे में बात करेंगे। उसी के बाद कौन सा पीरियड चालू हुआ, गुप्ता पीरियड चालू हुआ, जिसको प्राचीन भारत का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पुष्यभूति वंश को हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट कैसा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद बात करेंगे हम मेडिवल इंडिया की, यानी हिस्ट्री का। हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा था, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो एंशिएंट हमने पूरा देख लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, यहाँ से क्या प्रारंभ होगा, मेडिवल इंडिया प्रारंभ होगा। मेडिवल इंडिया का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 712 से लेकर के 1707 तक रहेगा। इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अरेबियन अटैक के बारे में पढ़ेंगे, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि सबसे पहला भारत मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 में, और 714 तक यहाँ पर रुका था, फिर वापस लौट गया था। उसके बाद तुर्क आक्रमण होता है भारत के ऊपर, जिसको मोहम्मद गजनवी के द्वारा किया गया। ठीक है, 1000 से लेकर के 1027 तक काफी बार इसने आक्रमण किया भारत के ऊपर, किसने, मोहम्मद गजनवी ने। उसके बाद मोहम्मद गौरी भारत में आता है 1175 में, 1200 में वापस चला जाता है। मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था, पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के युद्ध में। मोहम्मद गौरी 1206 में यहाँ से वापस जाता है और अपने गुलामों को भारत में छोड़ करके जाता है, जिसमें एक हुआ करता था बख्तियार खिलजी और दूसरा हुआ करता था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के जाने के बाद मोहम्मद गौरी के जाने के बाद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना करता है, या फिर स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी स्लेव डायनेस्टी के साथ किसकी शुरुआत होती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 से लेकर के 1526 तक। स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अलग अलग शासक इसमें आते हैं। फिर इसी के साथ हम इसके स्लेव डायनेस्टी के बाद हम खिलजी डायनेस्टी को पढ़ते हैं, फिर तुगलक डायनेस्टी को पढ़ेंगे, सैयद डायनेस्टी को पढ़ेंगे, लोधी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। लोधी डायनेस्टी में इब्राहिम लोधी का राज चल रहा होता है। इसी समय में भारत में आक्रमण करता है कौन, बाबर। बाबर इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में हराता है पानीपत के युद्ध में हराता है 1526 में। और इसी के साथ किसकी स्थापना होती है, मुगल एम्पायर की स्थापना होती है भारत में। भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना करने वाला कौन हुआ करता था, बाबर हुआ करता था। इसने किसको हराया था, इब्राहिम लोधी को हराया था, और लोधी वंश का यहाँ पर क्या किया था, अंत किया था। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर मुगल एम्पायर चालू होता है हमारा 1526 से लेकर के 1707 तक। तो मुगल एम्पायर में सबसे पहले हम बाबर को पढ़ेंगे, बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं को पढ़ेंगे, हुमायूं की कंटेम्प्रेरी हम शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ठीक है, इसको पढ़ेंगे जब बहुत अच्छे से समझेंगे इसको कि हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी को क्यों पढ़ रहे हैं। चलो, उसके बाद हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बेटे फिर जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस प्रकार से हम एक एक करके इन सबको समझेंगे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा हिस्ट्री का होता है कौन सा, मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं हम। मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, देखो 1707 में क्या होता है, 1707 में औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह की मृत्यु होती है। यहीं से जो डाउनफॉल था मुगल्स का, डाउनफॉल यहाँ पर डाउनफॉल क्या होता है, पतन चालू हो जाता है किसका, मुगलों का। यानी 1707 के बाद जितने मुगल बादशाह थे वो बहुत ही अयोग्य हुआ करते थे, वो शासक शासन करने के योग्य नहीं हुआ करते थे। इसी के साथ भारत में किसका प्रवेश होता है, अंग्रेजों का प्रवेश होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधिकार में सारी चीजों को लेना प्रारंभ कर देती है। इसी बीच में फिर बीच में हम क्या देखते हैं, 1857 की क्रांति देखते हैं। इस 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या होगा, अंग्रेजों को भारत से अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, या फिर मैं बात करूं कि भारत को आजाद कराने के लिए सारे के सारे नेशनल मूवमेंट्स को हम पढ़ना क्या करेंगे, चालू करेंगे। यानी 1947 तक भारत आजाद नहीं हो जाएगा, तब तक हम क्या करेंगे, नेशनल मूवमेंट्स को पढ़ना चालू करेंगे। यानी 1949 से फिर एक कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करेंगे, जिसमें 1949 से लेकर के 1969 तक, डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू तक हम इस मॉडर्न हिस्ट्री को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो एक हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में था। इसमें आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हिस्ट्री है क्या, इसको किस प्रकार से हमने बांट रखा है, ताकि हम इसको आसानी से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। लेकिन अगर आपको ये लेक्चर नहीं अभी अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो इसको इसके साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बनाते जाएं, ताकि आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो उसको आप रिपीट करके दोबारा से भी देख सकते हो। और नोट्स कंपलसरी है कि नोट्स आप अपने खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है, चलिए, अगर ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर देना। बाकी का कोई भी इश्यू होता है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।